8. जैन बस में बैठा और उसने पेन गांव की टिकट कटा ली। रास्ते भर वो किरोड़ीमल, उसके छोटे भाई प्रवेश, भूरन और राज के बारे में सोचता रहा। ये सब क्या हो रहा है? हम तो मोहित कुमार के केस की तफ्तीश कर रहे थे और अचानक से ये नया एंगल सामने आ गया है। आई एम श्योर सूरज मोहित के परिवार वालों से जरूर बात कर रहा होगा, लेकिन अंकिता देवी, किरोड़ीमल और सरिता के बीच में जरूर कुछ हुआ होगा, वरना अंकिता देवी इतनी आसानी से अपने पति का घर छोड़कर कैसे चली जाती? जो भी हो, जवाब तो उन्हीं से मिलेगा। जैन की पलकें जल्द ही नींद के मारे झपक गईं। वहीं दूसरी ओर जैसे ही सूरज भूरन को लेकर क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचा, उसने देखा कि सामने बेंच पर मोहित के माता-पिता बैठे हुए थे। हवलदार, इसे अंदर करो। साहब, मुझे जो कुछ पूछा था मैंने आपको बता तो दिया। बता तो दिया, लेकिन तूने सच बताया या झूठ, जब तक इसका पता नहीं लगता तब तक हमारी कड़वी चाय का लुत्फ तो ले ले। प्लीज, आप दोनों अंदर आइए। मोहित के पिता सर झुकाकर सूरज के केबिन में दाखिल हुए, जबकि उसकी मां फूट फूट कर रो रही थी। लीजिए रामेश्वर जी, पानी पी लीजिए। मुझे आपके बेटे का बेहद अफसोस है। हम तफ्तीश कर रहे हैं और जल्द ही हम इस जुर्म की तह तक पहुंच जाएंगे। ऑफिसर साहब, मेरा बेटा किसी का नुकसान नहीं कर सकता था। वो तो अपनी पीढ़ी के हजारों बच्चों की तरह सिर्फ घूमने गया था। मैंने और सरला ने तय किया है कि जब तक मुजरिम पकड़ा नहीं जाएगा, हम उसकी अस्थियां गंगा जी में नहीं बहाएंगे। आखिर किसने मारा है हमारे बेटे को? रामेश्वर जी, सरला जी, आपको किसी पर शक है? शक? मैं इसी साल रिटायर हो रहा हूं साहब। हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स की जिंदगी बड़ी सरल होती है। ऑफिस के टाइम पर काम और उसके बाद परिवार। हमारे पास दुश्मनी करने का, लड़ाई झगड़े करने का वक्त ही नहीं होता। हमारी तो सारी उम्र एक जिंदगी बनाने और उसे गुजारने में लग जाती है। कौन हो सकता है एक लोअर मिडिल क्लास परिवार का दुश्मन? जी ऑफिसर साहब, हमने अपने मोहित को भी यही सिखाया था कि जितनी चादर हो उतने ही पांव फैलाने चाहिए। पढ़ने में अच्छा था मेरा बेटा, कितने सपने थे उसके। वो हमसे कभी कुछ नहीं छुपाता था। हम उसके माँ बाप नहीं बल्कि दोस्त थे। जुहू चौपाटी से लेकर फिल्म देखना हम सब एक साथ करते थे। अब वो सारे पल हमें कभी वापस नहीं मिलेंगे। अगर मोहित की किसी से निजी दुश्मनी नहीं थी तो क्या ये जुर्म इत्तेफाक था? यानी कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो कलावंतिन पर गलत वक्त पर पहुंच गया हो? आखिर कौन हो सकता है उसका कातिल? तभी हवलदार केबिन में दाखिल हुआ। साहब, मोहित के फोन रिकॉर्ड्स आ गए। क्या पता चला? कुछ नहीं साहब, ना गर्लफ्रेंड है ना कोई प्लान। उसकी आखिरी बात रामेश्वर जी और सरला जी से हुई है। और विक्टिम नंबर 2, उस बच्ची के बारे में कुछ पता चला? उसका परिवार, उसके रिश्तेदार, कहाँ की रहने वाली है? नहीं सर, अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। शिट। रामेश्वर जी, आपकी आखिरी बात मोहित से किस बारे में हुई थी? उसे वो अपने वीडियो बनाने के लिए एक खास किस्म का, वो क्या कहते हैं, हाँ, ट्राइपॉड चाहिए था, जो कि महंगा आता है। इसीलिए वो कमाए हुए पैसे जुटाता था। मैं उस दिन उसके लिए वो ट्राइपॉड तोहफे में लेकर आया और यही बताने के लिए मैंने उसे घर जल्दी आने के लिए कहा था। वो कितना खुश था ऑफिसर साहब। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, अब मैं उसे कभी गले नहीं लगा पाऊंगी। रामेश्वर और सरला को रोता देख सूरज ने उन्हें घर भेज दिया। उनके जाने के बाद सूरज ने अपने केबिन की बत्ती बंद कर दी और गहरी सोच में डूब गया। मोहित और विक्टिम नंबर 2 दोनों ही केसेस में मोडस ऑपरेंडी एक ही था। वो तो एक छोटी बच्ची थी
तो फिर वो कलावंतिन जैसी खतरनाक पहाड़ी पर अकेले क्या कर रही थी? पोस्टमार्टम के मुताबिक दोनों ही के मर्डर्स एक ही वक्त हुए थे और एक ही लोकेशन पर दफनाए पाए गए। मतलब साफ है, इन दोनों का कातिल एक ही है। कानून सबूत की बिना पर अपना फैसले पर पहुंचता है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो यही कहते हैं कि खूनी एक ही है। जवाब वही आदमी दे सकता है जो इस जगह से अच्छी तरह वाकिफ हो। वहीं दूसरी ओर जेन 6.5 घंटे का बस का सफर तय कर आखिर पेन गांव पहुंच ही गया। काश ऐसा ही हो कि उस नौकर के बताए पते पर ही अंकिता देवी मुझे मिल जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस किरोड़ीमल ने हमारा वक्त बर्बाद करने के लिए भूरन को जानबूझकर हमें उलझा दिया हो। डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन फिलहाल कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। जेन गांव के गली कूचों से होता हुआ एक चौराहे पर पहुंच गया जहां कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। मुझे तो ये पता ही नहीं कि अंकिता देवी दिखती कैसी है। कोठी पर एक भी तस्वीर नहीं थी उनकी। बेटा सुनो, चॉकलेट खाओगे? हाँ। चलो मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगा, लेकिन मैं एक पता ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम मुझे वहां ले जाओगे? हाँ। अच्छा, क्या तुम्हें पता है कि अंकिता देवी कहाँ रहती है? हाँ, वो हमारी टीचर है। मुझे उनसे मिलना है अभी। बच्चा जेन को लेकर गांव से कुछ दूर अलग से एक टीले पर गया जहां एक पीपल के पेड़ के साथ लगा एक छोटा सा घर और आंगन था। दीदी, आपसे कोई मिलने आया है। गट्टू, पहले ये बता कि तू स्कूल क्यों नहीं? जैसे ही अंकिता देवी बाहर आई, जेन की नजर उन पर पड़ी और उनकी नजर जेन पर। जेन उनकी शक्ल देखकर दंग रह गया। उन्हें देखकर अंकिता देवी ने अपने घूंघट से अपना चेहरा ढक लिया। जी, आप कौन? मैं क्राइम ब्रांच मुंबई से हूँ। आपको कलावंतिन से ढूंढता हुआ आ रहा हूँ। कुछ जरूरी पूछताछ करनी थी आपसे। जेन की बातें सुनकर अंकिता देवी सहम गई और वापस घर के अंदर जाने लगी। सेठ किरोड़ीमल की पत्नी है ना आप? अंकिता देवी अपनी जगह पर रुक गई और पीछे मुड़ी। हाँ हूँ। क्या काम है आपको मुझसे? देखिए, कलावंतिन में 2 खून हुए हैं, जिनमें से एक छोटी बच्ची भी है, और साथ ही आपका बेटा राज भी गायब हो गया है और कहीं मिल नहीं रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। जेन की बात सुनकर अंकिता देवी बौखला उठी और घर का सामान उथल पुथल करने लगी। उसकी बुरी हालत देखकर जेन ने उसे संभाला। आंधी आने वाली थी, इसीलिए जेन उन्हें लेकर घर के अंदर चला गया। अंकिता देवी, संभालिए अपने आप को। हम राज को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो उसे मार देगा, आप समझते नहीं। वो राज को मार डालेंगे। कौन मार डालेगा राज को अंकिता देवी जी? मुझे बताइए। सेठ किरोड़ीमल। अंकिता देवी की बात पर जेन को एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि अंकिता देवी का आधा चेहरा झूला हुआ था और वो अपना मुंह उससे भी छिपा रही थी। अंकिता जी, आपके चेहरे पर ये घाव कैसा? अब आप मुझ तक पहुंच गए तो मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी ऑफिसर साहब। मेरा पति सेठ किरोड़ीमल एक अय्याश और ताकतवर आदमी है। शादी के 1 साल बाद तक जब हमारा बच्चा नहीं हुआ, उसने मेरे साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। उसे एक लड़के की चाहत थी ऑफिसर साहब। एक दिन वो नशे में था और मैंने उसे मना कर दिया। दिन भर काम करके मैं थक गई थी। उसे इस बात से इतना गुस्सा आया कि उसने जलते हुए चिमटे से मुझे बहुत मारा। तभी मुझे चेहरे पर ये चोट आई। That bastard, इसके लिए उसको जरूर सजा मिलेगी अंकिता जी। लेकिन क्या यही वजह थी कि आप अपना घर छोड़ आई? आपका बेटा राज कब हुआ? जेन के पूछने पर अंकिता देवी ने जवाब नहीं दिया। वो डरी डरी सी लग रही थी। देखिए अंकिता जी, आपका बयान हमें राज तक पहुंचाने में काफी मदद कर सकता है, इसलिए बेझिझक होकर बताइए, क्या आप जानती हैं वो कहाँ हैं? ऑफिसर साहब, मेरा कोई बेटा किरोड़ीमल के साथ कभी था ही नहीं। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? कोठी में एक तहखाने है, उसे खोल दीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा।
ऑफिसर साहब किरोड़ी मल खूनी है, दरिंदा है। उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। क्या किरोड़ीमल खूनी है? इतने विश्वास के साथ आप ये कैसे कह सकती हैं अंकिता जी? मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। कोठी के तहखाने में आपके सारे सवालों के जवाब हैं। वहीं दूसरी ओर सूरज अपने घर पर वर्षा के साथ बैठकर एक ग्लास विस्की पी रहा था। सूरज, तुम्हें लगता है कि मुझे फिर से पागलपन का दौरा पड़ जाएगा ना? इसीलिए ड्यूटी पर होने की बजाय तुम यहाँ मेरी सिक्योरिटी के लिए बैठे हो। नहीं वर्षा, मैं तो सिर्फ तुम्हारे पास तुमसे मिलने आया हूँ। आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट योर कंडीशन। दिन ब दिन तुम्हारे नाइटमेयर्स बिगड़ते जा रहे हैं। इट्स ओके सूरज, ये स्लीपिंग पिल्स मुझे आराम करने में मदद कर रहे हैं। मेरी भी ड्यूटी ऐसी है कि मैं जब तुम चाहो तुम्हारे पास नहीं रह सकता। पता नहीं मैं तुम्हें कभी खुश रख पाऊंगा भी या नहीं। तुम यहाँ हो यही मेरे लिए काफी है सूरज। तुम्हें पता है, अजीब से नाइटमेयर्स हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मेरा अतीत बार बार मुझे खींच रहा है। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे अतीत में वर्षा? तुमने कभी इसका जिक्र क्यों नहीं किया? मैं तुम्हें बताने वाली थी सूरज, लेकिन जैन, मैं वर्षा के साथ हूँ। पैनगांव में क्या हुआ? सूरज, लगता है गुत्थी सुलझ जाएगी। क्या कह रहे हो तुम? नेटवर्क ठीक ना होने की वजह से सूरज को जैन की बात ठीक से समझ नहीं आ रही थी। सूरज को ती ते था ना। क्या? ठिकाना? तहखाना? क्या है कोठी के तहखाने में जैन? इससे पहले कि जैन कुछ कहता, उसने अपने पीछे एक आहट महसूस की। जब वो मुड़ा तो उसके सामने एक नकाबपोश आदमी था, जो इंसान कम, एक खूनी भेड़िया ज्यादा लग रहा था। कौन हो तुम? वही जिसे तुम ढूंढ रहे हो ऑफिसर। कितनी अच्छी किस्मत है मेरी आजकल। जिसे चाहो वो मेरे पास खुद ब खुद चला आ रहा है। एक जोर के वार ने जैन को बेहोश कर दिया और वो वहीं अपनी जगह पर ढेर हो गया। जैन, हेलो हेलो जैन, क्या तुम किसी के साथ हो? तुम ठीक हो? Where are you? जैन।